हेलो स्टूडेंट। हम लोग आज आगे का भाग देखेंगे। हम ज्योग्राफी का यानी कि भूगोल का प्रथम अध्याय संसाधन व विकास प्रारंभ किए थे। पहले भाग के अंतर्गत हम लोगों ने यह देखा कि संसाधन क्या होता है, संसाधन का वर्गीकरण कैसे किया गया है, किन आधारों पर किया गया है। इसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे, इस भाग के अंतर्गत यानी भाग दो के अंतर्गत भाग दो के अंतर्गत कक्षा 10 10th भाग दो के अंतर्गत हम लोग देखेंगे कि संसाधन नियोजन क्या होता है। यानी कि हम लोग इसके अंतर्गत यह देखेंगे संसाधन नियोजन क्या है, संसाधन नियोजन क्या है। दूसरा देखेंगे संसाधन नियोजन का सोपान देखेंगे तथा तीसरा टॉपिक इसके अंतर्गत होगा कि भारत में संसाधन नियोजन क्यों आवश्यक है। देखिए, इसके अंतर्गत मैक्सिमम टाइम क्या होता है कि लघु उत्तरी क्वेश्चन पूछता है, जैसे कि संसाधन नियोजन क्या है, या फिर कभी कभी पूछ देता है कि संसाधन नियोजन का कौन कौन सा सोपान है, या फिर पूछता है कि संसाधन नियोजन क्या है और भारत में संसाधन नियोजन क्यों आवश्यक है। चूँकि देखिए, पिछला जो वीडियो हम बनाए हैं वो बहुत बड़ा हो गया है और बड़ा होने के चलते दिक्कत हो रहा है, अपलोड करने में भी दिक्कत हो रहा है, आप लोगों को डाउनलोड करने में भी दिक्कत हो रहा होगा। इसलिए मैं छोटा छोटा बनाने का प्रयास कर रहा हूँ कि ताकि आप लोगों का टाइम भी न किल करे, आपको बोझिल भी ना बनाए और आप लोगों को डाउनलोड करने में भी या देखने में भी परेशानी न हो। तो इसलिए हम इतने ही टॉपिक को यहाँ पर पढ़ा रहे हैं कि संसाधन नियोजन क्या है। संसाधन नियोजन क्या है, देखिए, किसी भी देश के विकास के लिए संसाधन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। संसाधन के अभाव में हम विकास की कल्पना नहीं कर सकते हैं। लेकिन प्रश्न यह उठता है कि संसाधन तो है, लेकिन आपके पास क्या केवल संसाधन से ही विकास संभव हो सकता है? नहीं। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि संसाधन के साथ साथ अन्य चीज़ों की आवश्यकता होती है। नंबर 1, उपयुक्त प्रौद्योगिकी की आवश्यकता होता है। उपयुक्त प्रौद्योगिकी आवश्यक है। नंबर 1। अगर नंबर 2 की बात करें तो संस्थागत ढांचागत विकास आवश्यक है। ठीक उसी प्रकार से एक तीसरी चीज़ की आवश्यकता होती है कौशलपूर्ण मानव संसाधन। इन तीनों के साथ ही एक चीज़ और आवश्यक होता है और वह होता है बेहतर संसाधन नियोजन। तभी जाकर के किसी राष्ट्र का विकास संभव है, अन्यथा केवल संसाधन से विकास संभव नहीं होता है। इसके अंतर्गत यानी कि संसाधन नियोजन का मतलब क्या होता है, तो देखिए, संसाधन नियोजन का अर्थ क्या होता है। तो संसाधन नियोजन का तात्पर्य यह होता है कि जब हम अपनी वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए
पूर्ति करते हुए भविष्य में किसी लक्ष्य को या कहते हैं कि विकास के लक्ष्य को सामने रखकर आवश्यक क्रियाकलापों के विषय में चिंतन व मनन करना ही संसाधन नियोजन कहलाता है। संसाधन नियोजन कहलाता है। यानी जब हमारे पास संसाधन हैं लेकिन हमें किस चीज़ की आवश्यकता होगी, उपयुक्त प्रौद्योगिकी की आवश्यकता होगी, उसके बाद संस्थागत ढांचागत निर्माण की आवश्यकता होगा, उसके बाद कौशलपूर्ण मानव संसाधन होने ही चाहिए। और ठीक उसी प्रकार से हमारे पास एक बेहतर संसाधन नियोजन यानी कहें तो हमारे पास एक बेहतर संसाधन नियोजन भी होना आवश्यक है, तभी किसी राष्ट्र का विकास हो सकता है। अन्यथा विकास केवल और केवल संसाधन से नहीं होगा। क्योंकि देखिए, इस संबंध में अगर बात करें तो हम देखते हैं कि औपनिवेशिक काल के दौरान हम जानते हैं कि 18वीं सदी में यानी 18वीं सदी में इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति होता है। हम लोग इसे इतिहास के अंतर्गत औद्योगिक क्रांति के विषय में भी पढ़ना है, उसको हम लोग वहाँ पर इस डिटेल्स से चर्चा करेंगे। तो देखिए, औद्योगिक क्रांति क्या है? औद्योगिक क्रांति का मतलब होता है कि हम जब मशीनों का उपयोग करते हुए कम समय और कम लागत में अगर मैक्सिमम प्रोडक्शन करते हैं, अत्यधिक उत्पादन करते हैं, तो उसे हम लोग औद्योगिक क्रांति के नाम से जानते हैं। देखिए, औपनिवेशिक काल के दौरान देखा गया कि इंग्लैंड या कहें कि यूरोप के देश, चाहे एशिया की बात करें, चाहे फिर अमेरिका की बात करें, चाहे अफ्रीका महाद्वीप की बात करें, वहाँ पर अपने उपनिवेश बनाए और वहाँ से कच्चा माल यानी जो संसाधन थे उसको अपने यहाँ लाए और उसका उत्पादन करके उन्हीं की बाज़ारों में ले जा करके बेच देते थे। क्यों ऐसा क्यों हो रहा था? क्योंकि हमारे पास बेहतर प्रौद्योगिकी नहीं था, ढांचागत विकास नहीं था और हमारे पास बेहतर योजनाएं नहीं थी, बेहतर नियोजन नहीं था कि हम संसाधनों का बेहतर नियोजन कर सकें और जिससे अपने विकास के लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें। तो लेकिन अब यह परिस्थितियां परिवर्तित हो गई हैं। अब हम लोग खुद संसाधन नियोजन करते हैं, हमारे पास बेहतर संसाधन प्रौद्योगिकी है, हमारे पास बेहतर संस्थागत ढांचा है और जिसके आधार पर राष्ट्र विकास कर रहे हैं। संसाधन नियोजन की अगर चरण की बात करें तो संसाधन नियोजन 3 चरणों में पूरा होता है। इसको हम लोग सोपान भी कहते हैं और स्तर भी कहते हैं। यानी अगर संक्षेप में कहें तो संसाधन नियोजन का सोपान भी कहा जाता है, कभी कभी पूछा जाता है सोपान बताइए, संसाधन नियोजन का सोपान बताइए, या कभी कभी पूछा जाता है स्तर बताइए। तो जो भी पूछता है या फिर कभी कभी पूछता है कि संसाधन नियोजन का चरण बताइए, यानी किन चरणों में पूर्ण होता है। तो संसाधन नियोजन की चरण की बात करें तो संसाधन नियोजन का निम्नलिखित चरण है, निम्नलिखित सोपान है या चरण है, सोपान है या चरण है। नंबर वन की बात करें तो पहले हम लोग देखिए, क्या हम लोग ऐसा करते हैं कि हमें संसाधन मिल गया, उसका विकास करना चालू कर दिए, हमारे पास कुछ है या नहीं उसको हम नहीं देखते हैं। पहले क्या करते हैं कि किसी भी देश में, यानी कि नंबर 1 की बात करें कि देश में क्षेत्रीय
वह प्रादेशिक स्तर पर संसाधनों का पहचान किया जाता है। उसके बाद सर्वेक्षण किया जाता है, पहचान किया जाता है, सर्वेक्षण किया जाता है, और जिस प्रकार के हमारे संसाधन उपलब्ध होते हैं उनकी तालिका बनाया जाता है। तत्पश्चात उसका मानचित्र, मानचित्र बनाया जाता है तथा अंत में वहाँ से प्राप्त संसाधन का हम गुणात्मक एवं मात्रात्मक प्रयोज्यता देखते हैं, यानी हम प्रयोज्यता देखते हैं। हम मोटे तौर पर कहें तो किसी भी देश में संसाधन नियोजन के अंतर्गत संसाधन की पहले पहचान की जाती है, तत्पश्चात हम लोग संसाधन का सर्वेक्षण करते हैं, उसकी तालिका बनाते हैं, मानचित्र उसका बनाते हैं, और किस स्तर तक यानी क्या गुणवत्ता है, कितनी मात्रा है, उसको निर्धारित करते हैं, और तब जाकर के दूसरा चरण, यानी कि यहाँ पर पहला चरण पूर्ण हो जाता है। जब हम किसी संसाधन किसी क्षेत्र या प्रदेश में संसाधन जो पाए जाते हैं उसकी पहचान कर लेते हैं और सर्वेक्षण कर लेते हैं, उसकी तालिका बना लेते हैं, मानचित्र बना लेते हैं, और यह तय कर लेते हैं कि इसकी गुणवत्ता क्या है, उसकी कितनी मात्रा है, तब हम दूसरे चरण में प्रवेश करते हैं। और इसका दूसरा चरण क्या होता है कि इसका दूसरा चरण यानी संसाधन नियोजन का दूसरे चरण के अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं कि दूसरे चरण के अंतर्गत उपयुक्त प्रौद्योगिकी, यानी संसाधन नियोजन के दूसरे चरण में संसाधन नियोजन के दूसरे चरण में उस संसाधन को मानव की आवश्यकता योग्य वस्तुओं में रूपांतरित करने के लिए किस प्रकार की प्रौद्योगिकी की आवश्यकता है, तो इसको हम लोग कहते हैं उपयुक्त प्रौद्योगिकी। हम लोग उपयुक्त प्रौद्योगिकी का चयन करते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि उपयुक्त प्रौद्योगिकी के चयन करने के बाद संस्थागत ढांचागत निर्माण करते हैं। यानी कि दूसरे चरण के अंतर्गत, पहले चरण के अंतर्गत जो प्रक्रिया हो गया है, अब हम लोग दूसरे चरण के अंतर्गत क्या करते हैं, संसाधन नियोजन के दूसरे चरण में कि उपयुक्त प्रौद्योगिकी देखते हैं कि उपयुक्त प्रौद्योगिकी कौन सी है जिसके माध्यम से इस संसाधन को हम लोग डेवलप कर सकते हैं, विकास कर सकते हैं, वस्तुओं में रूपांतरित कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग संस्थागत ढांचागत निर्माण करते हैं, और तत्पश्चात संस्थागत ढांचागत निर्माण करते हैं, संस्थागत ढांचागत निर्माण करते हैं। और तीसरे चरण के अंतर्गत संसाधन नियोजन का तीसरा चरण होता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऐसा महसूस हो रहा होगा कि संसाधन नियोजन का यह दूसरा चरण है। इसके अंतर्गत जो हम लोगों ने संस्थागत निर्माण कर लिया, तो हम लोगों ने वस्तुओं को रूपांतरित करना प्रारंभ कर लिया। नहीं, तो रूपांतरित तो हो रहा है, लेकिन हम देखेंगे, आगे भी चलकर देखेंगे कि प्रत्येक क्षेत्रों में प्रत्येक प्रकार के संसाधन नहीं पाए जाते हैं। तो ऐसे हालात में क्या किया जाता है कि तीसरे चरण के अंतर्गत राष्ट्रीय विकास परियोजना तथा
संसाधन विकास परियोजना में समन्वय स्थापित करते हैं, स्थापित करते हैं ताकि संपूर्ण राष्ट्र का विकास हो सके। क्योंकि संसाधन, देखिए संसाधन में सबसे लोकतांत्रिक सरकारों में यह देखा जाता है कि लोकतांत्रिक सरकारों में संसाधन का वितरण सभी लोगों में एक समान होना चाहिए। तो इसके लिए क्या किया जाता है कि राष्ट्रीय विकास परियोजना तथा संसाधन विकास परियोजना में समन्वय स्थापित किया जाता है ताकि राष्ट्र का संपूर्ण विकास हो सके। किसका विकास हो सके? राष्ट्र का संपूर्ण विकास हो सके। यही हम लोगों का संसाधन नियोजन का सोपान होता है कि पहले सोपान के अंतर्गत हम लोग यह देखते हैं कि संसाधनों की पहचान करते हैं। पहले संसाधन के अंतर्गत संसाधनों की पहचान करते हैं, सर्वेक्षण करते हैं, तालिका बनाते हैं, मानचित्र बनाते हैं। तत्पश्चात उसकी गुणवत्ता और मात्रा को निर्धारित करते हैं कि किस मात्रा में और इस प्राप्त संसाधन का क्या गुण है। उसके अनुसार हम लोग उपयुक्त प्रौद्योगिकी यानी कि दूसरे चरण के अंतर्गत उपयुक्त प्रौद्योगिकी का चयन करते हैं तथा संस्थागत ढांचागत निर्माण करते हैं। और तब जाकर के हम लोग क्या करते हैं, उसकी विकास प्रक्रिया चालू हो जाती है। राष्ट्रीय विकास परियोजना तथा संसाधन विकास परियोजना में समन्वय स्थापित करते हैं ताकि राष्ट्र का संपूर्ण विकास हो सके। इसी को हम लोग संसाधन नियोजन तथा संसाधन नियोजन के सोपान के नाम से जानते हैं। अब हम लोगों का एक और टॉपिक है, ये टॉपिक था इसके अंतर्गत कि भारत में संसाधन नियोजन क्यों आवश्यक है। भारत में संसाधन नियोजन क्यों आवश्यक है। यानी कि एक थर्ड टॉपिक की बात करें, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में संसाधन नियोजन क्यों आवश्यक है। ये इम्पोर्टेंट है। इसके लिए बोर्ड के एग्जाम के दृष्टिकोण से ये इम्पोर्टेंट है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत में संसाधन नियोजन क्यों आवश्यक है। कभी कभी इसको ये लघु उत्तरी में भी पूछता है, कभी कभी दीर्घ उत्तरी के अंतर्गत भी पूछ देता है और वहाँ पर पूछता है तो संसाधन नियोजन क्या है और भारत में संसाधन नियोजन क्यों आवश्यक है, इस तरह का कभी कभी क्वेश्चन कर देता है। तो देखिए, हम लोग जानते हैं कि किसी भी राष्ट्र के विकास के लिए संसाधन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। संसाधन के अभाव में विकास संभव नहीं है। लेकिन भारत क्या है, विविधताओं वाला देश है। भारत में विभिन्न प्रकार की विविधताएं पाई जाती हैं। हालांकि कहा जाता है कि विविधता में ये अनेकता में एकता है, लेकिन यहाँ भारत एक विविधताओं वाला देश है और ऐसे हालात में यहाँ पर संसाधनों में भी विविधता पाया जाता है। संसाधनों में विविधता देखने को ऐसा मिलता है कि किसी क्षेत्र या प्रदेश में ये संसाधन की प्रचुरता होती है तो किसी क्षेत्र या प्रदेश में संसाधन नगण्य होता है या बहुत कम होता है। ये पहली प्रकार की चीज़ें हैं। और दूसरी प्रकार, जैसे कि हम उदाहरण के रूप में देख लेते हैं कि अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें या फिर उड़ीसा की बात करें या फिर हम छत्तीसगढ़ की बात करें या फिर हम झारखंड की बात करें, यहाँ पर क्या है, संसाधनों की प्रचुरता है और ख़ास तौर से खनिज संसाधन की प्रचुरता है। किस संसाधन की प्रचुरता है? खनिज संसाधन की प्रचुरता है। लेकिन कुछ ऐसे भी क्षेत्र और प्रदेश हैं जहाँ पर संसाधन का अभाव पाया जाता है। जैसे अगर लद्दाख की बात करें, यहाँ पर खनिज संसाधन का अभाव पाया जाता है। ठीक उसी प्रकार से भारत में कुछ ऐसे भी क्षेत्र और प्रदेश हैं जहाँ पर विभिन्न प्रकार के संसाधन पाए जाते हैं। यानी किसी क्षेत्र में
एक दूसरे प्रकार का संसाधन पाया जाएगा और किसी दूसरे क्षेत्र या प्रदेश में किसी दूसरे प्रकार का संसाधन पाया जाएगा। अगर उदाहरण के रूप में देखें तो जैसे हम कहें तो राजस्थान की बात करें, जैसे हम कहें कि राजस्थान की बात करें, राजस्थान की बात करें या चाहे गुजरात की बात करें, गुजरात की बात करें, यहाँ पर पवन ऊर्जा, यहाँ पर पवन ऊर्जा की अपार संभावनाएं हैं। उसी प्रकार से अगर अरुणाचल प्रदेश की बात करें, अरुणाचल प्रदेश की बात करें, अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जल संसाधन, जल संसाधन, संसाधन की प्रचुरता है, जल संसाधन की प्रचुरता है, प्रचुरता है। ठीक उसी प्रकार से उत्तराखंड की बात करें, उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ पर वन्य संसाधन की, संसाधन की प्रचुरता है, की प्रचुरता है, प्रचुरता है। हम लोगों ने अभी देखा कि लद्दाख में खनिज पदार्थों की कमी पाई जाती है, लेकिन वहाँ वह क्या है, लद्दाख क्या है, सांस्कृतिक विरासत का धनी है, सांस्कृतिक विरासत का, विरासत का धनी है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि भारत में जो संसाधन का वितरण है, संसाधन वितरण में विविधता पाया जाता है। भारत के प्रत्येक क्षेत्रों और प्रदेशों में एक समान, नंबर 1 एक समान संसाधन नहीं पाए जाते हैं, और दूसरी चीज़ होता है कि किसी क्षेत्र विशेष में, किसी प्रदेश में संसाधन पाए जाते हैं और किसी क्षेत्र में संसाधन नहीं भी पाए जाते हैं नहीं भी पाए जाते हैं। और इसी तरह से अगर हम बात करें तो यहाँ पर संसाधन, भारत में यह भी एक चीज़ देखा जाता है और इसीलिए संसाधन नियोजन की आवश्यकता होती है कि भारत में यह भी देखा जाता है कि कुछ राज्य ऐसे भी हैं, कुछ क्षेत्र और प्रदेश ऐसे भी हैं जहाँ पर संसाधन की प्रचुरता है, लेकिन वहाँ विकास कार्य उतना नहीं हुआ है जितना कि होना चाहिए था। अगर हम जैसे कि हम कहें छत्तीसगढ़ की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें जो कि पिछड़े राज्यों में है, उसी तरह से झारखंड की बात करें, झारखंड, झारखंड की बात करें, यह भी क्या है, यह भी विकास के मामले में पीछे है, छत्तीसगढ़ और झारखंड। जबकि अगर यहाँ पर खनिज उपलब्धता की बात करें तो खनिज उपलब्धता में यहाँ पर प्रचुरता पाई जाती है, प्रचुरता पाई जाती है। यही कारण है कि जब भारत आज़ादी से पूर्व तो हम लोग ब्रिटिश भारत के अधीन थे, तो जब हम भारत स्वतंत्र हुआ तो 15 मार्च सन 1950 को, यानी 15 मार्च सन 1950 को योजना आयोग की स्थापना किया गया, योजना आयोग की स्थापना किया गया, योजना आयोग की स्थापना किया गया। हालांकि इसका नाम अब परिवर्तित हो चुका है। कब परिवर्तित हुआ? 2014 में। 2014 में नाम परिवर्तित करके नीति आयोग रख दिया गया, नीति आयोग रख दिया गया, नीति आयोग रख दिया गया। यह क्या करता है? यह पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से, यानी पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से, पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से संसाधन नियोजन का काम करता है और संपूर्ण राष्ट्र के विकास के लिए कार्य करता है। यानी हम कह सकते हैं, मोटे तौर से हम कह सकते हैं कि हमारा जो योजना आयोग है वह भारत में जो संसाधन की उपलब्धता में विविधता पाई जा रही है उसमें समन्वय स्थापित करने का काम करता है और राष्ट्र के विकास सुनिश्चित करता है। इस भाग के अंतर्गत इतना ही। थैंक यू।